भारत सरकार म्यांमार से हाथ मिलाते हुए मेजर उन विवादित हिस्सों को, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां पर वो लोग पहाड़ों पर जाकर बस गए हैं जिन्हें म्यांमार अपने यहां शरण देता है, कहीं उन क्षेत्रों का कुछ एक्सचेंज ना हो जाए। चर्चा बड़ी बनती है प्रपोज्ड स्वैप लैंड की, जिसमें म्यांमार के साथ भारत जमीन का आदान प्रदान करने के विचार में है। आज के इस सत्र को हम डिटेल से समझेंगे, लेकर म्यांमार के इतिहास से, नेहरू जी के ऊपर आए उस आरोप से, उन तमाम बातों से इसे समझने का प्रयास करेंगे कि अल्टीमेटली भारत म्यांमार का जमीन विवाद है क्या, है भी या नहीं है, यह विवाद शब्द ताजा ताजा दिया गया है क्या। हम आज यह जानेंगे कि भारत म्यांमार के बीच में वो कौन सा एग्रीमेंट है जिसके चलते 16 किलोमीटर तक दोनों देशों के लोग आ जा सकते हैं बिना किसी वीजा के। आज हम यह भी जानेंगे कि म्यांमार और भारत के बीच में ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम की क्या समानताएं रही हैं, भारत की आजादी और म्यांमार की आजादी में क्या डिफरेंस रहा है, किस तरह से आज भारत अपने संबंधों में म्यांमार को साथ रखते हुए अपनी आंतरिक अशांति और पूर्वोत्तर भारत की शांति को बरकरार रखा हुआ है। आज के इस सत्र में बहुत कुछ जानने का है। संभवतः ये पहली बार होगा कि इस विषय के ऊपर हम इतनी गहराई से अंदर जाएंगे, तो इसलिए इसे थोड़ा पेशेंस के साथ, और नया टाइटल है तो इसे थोड़ा सा वेट करते हुए देखिएगा। शुरुआत में हो सकता है कि कुछ इश्यूज आपको विषय के अंदर शुरुआती समझ के अंदर आए। हमारा प्रयास होगा कि आपको इस विषय को पूरा डिटेल से, बहुत अच्छे से खोलकर समझाएं। तो चलिए शुरू करते हैं भारत और म्यांमार के बॉर्डर पर बॉर्डर स्वैप को लेकर होने चल रही बातचीत का और मणिपुर में हो रहे विरोध का। क्या है पूरी कहानी जिसके चलते इस समय चर्चा। सा मैप को जान लेते हैं। भारत और म्यांमार के मैप को समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ चीजों को यहां पर डिटेल में समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहली चीज जो आप भारत म्यांमार के केस में देखें, वो मैप की सीमा को देखने का प्रयास करें। भारत के पूर्व की तरफ जब आप चलते हैं तो आपको म्यांमार दिखाई पड़ता है। म्यांमार जिसे कभी बर्मा कहा जाता था, वो आज भारत के पूर्वोत्तर के 4 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत सरकार इन दिनों इसी जगह, यानी कि ये लगभग 1643 किलोमीटर की लेंथ है भारत म्यांमार की सीमा रेखा में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें जैसा मैप पर देखकर लगता है कि यहां पर सब कुछ सीधा सा होगा, वैसा है नहीं। यहां पर बहुत सारी पहाड़ियां हैं, पटकाई बूम हिल्स हैं। ऐसे में पहाड़ियां हैं तो कहीं नदी नाले हैं। ऐसे में सीमा रेखा सही तरीके से डिमार्केटेड नहीं है, सही तरीके से फेंसिंग नहीं हो रखी है, ना तो पिलर बंदी हो रखी है और ना ही सही तरीके से फेंसिंग हो रखी है। तो ये एरिया थोड़ा सा जिस तरह से आप नेपाल के साथ में पोरस बॉर्डर देखते हैं, कुछ वैसा पोरस बॉर्डर यहां पर दिखाई देता है। हाल ही में एक अखबार के अंदर खबर छपी, अखबार में खबर छपी कि भारत सरकार कुछ टेरिटरी एक्सचेंज करने की बातचीत कर रही है म्यांमार के साथ। टेरिटरी एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि अपना कुछ हिस्सा म्यांमार को देंगे और म्यांमार अपना कुछ हिस्सा हमें देगा। यह खबर जब खबर आई जुलाई महीने के अंदर एक मैगजीन में छपी, तो इस बात को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा गया। तब उन्होंने अपने जवाब में यही कहा कि भारत म्यांमार के बीच में कुछ सीमा क्षेत्रों पर स्पष्ट विभाजन नहीं है, उसे लेकर बातचीत चलती रहती है। उन्होंने यह भी इनकार नहीं किया कि क्या भारत अपना कोई क्षेत्र दे रहा है, और उन्होंने यह भी नहीं किया कि हम उनसे कोई क्षेत्र ले रहे हैं। जब इनकी बातें इस तरह की हुई, क्योंकि सरकारी तरीके से जवाब कभी खुल के नहीं दिए जाते, तब यहां से यह सेंस निकाला जाना शुरू हुआ कि निश्चित ही अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन 4 राज्यों की सीमा जो साझा होती है म्यांमार के साथ, यहां पर भारत सरकार कुछ कुछ प्लान कर रही है। इस प्लानिंग में कई पिलर्स की बातें हैं, पिलर नंबर 65, पिलर नंबर 68, इन सब की बातें भी मैं आज आपके साथ करने जा रहा हूं। ठीक है साहब। चर्चा जब निकलती है तो पहुंचती है म्यांमार के साथ भारत के मणिपुर राज्य के चंदेल जिले की। चंदेल जिले में म्यांमार के साथ लगा हुआ एक क्षेत्र है जिसका नाम है कबाब घाटी। भारत और म्यांमार के बीच में चंदेल जिले से लगा हुआ जो कबाब घाटी है, असल में आज वही कबाब बना हुआ है। क्या है, अब ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब हम आपके सामने बात करते हैं 4 राज्यों की जो म्यांमार से साझा हैं, तो सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, फिर मणिपुर और फिर मिजोरम आता है। तो मणिपुर और मिजोरम के बॉर्डर पर एक राज्य जिला है जिसका नाम चंदेल है। यह हम भारत वाली साइड की बात कर रहे हैं। चंदेल जिले से लगा हुआ एक क्षेत्र यहां पर है जिसे कबाब घाटी के नाम से जाना जाता है। ये यहां पर आप इसे देख सकते हैं। कबाब घाटी को अगर आप और अच्छे से देखें तो
पिलर नंबर 65 से पिलर नंबर 68 के बीच में लगभग 1.4 वर्ग मील का, लगभग 3.6 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है वो कबाब घाटी के साथ जुड़ा हुआ है। एक तो इस क्षेत्र के अंदर डिमार्केशन नहीं है प्रॉपर तरीके से। ये वही वाली बात है जैसे नेपाल के साथ भारत का काला पानी वाला बात है, लिम्पू लेक, लिम्पू धारा वाली बात है, कुछ वैसा ही यहां पर भी लोकेशन को लेकर के एक अस्पष्टता है। तो इस अस्पष्टता में भारत और म्यांमार दोनों के डिमार्केशन ना होने के कारण, लैंड फेंसिंग ना होने के कारण, भारत पाकिस्तान के बीच में जैसे लैंड बॉर्डर्स पर तारबंदी हो रखी है वैसी तारबंदी ना होने के कारण यहां पर आए दिन अगर म्यांमार के अंदर कोई अपराध होता है, जैसे यहां पर कोई कू हुआ या फिर यहां पर जो यहां की जो सेना है जिसे जुंता कहा जाता है उसके साथ में अगर कोई भी विद्रोही विद्रोह करता है तो वो यहां से भारत के अंदर प्रवेश कर जाता है। ऐसे ही जब मणिपुर के अंदर कुछ दिनों पूर्व आपने 2023, 24, 25 के दौरान हिंसा सुनी तो यहां पर जब सरकार कोई एक्शन लेने पहुंचती थी तो वो कबाब घाटी में जाकर के शरण ले लिया करते थे। मतलब ये एक प्रकार से दोनों तरफ बनी हुई कुछ ऐसी जगह हैं जो शरणगाह हैं उन लोगों के लिए भी जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, ड्रग ट्रैफिकिंग के अंदर या नार्कोस के अंदर यहां पर कुछ ना कुछ तरीके से दुरुपयोग इन जगहों का करते रहते हैं। ठीक है साहब, अब चर्चा क्या है? चर्चा यह है कि चूंकि म्यांमार चाइना के साथ भी बॉर्डर साझा करता है तो ऐसे में वाया चाइना होकर भारत में, क्योंकि म्यांमार का भारत के साथ जो सीमा साझा हो रहा है ये म्यांमार है और चाइना म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। चाइना को पता है कि भारत के अंदर इस क्षेत्र में यानी पूर्वोत्तर के अंदर अगर अस्थिरता फैलानी है तो म्यांमार वाला क्षेत्र बहुत आसान है, क्योंकि म्यांमार में कोई स्थिर सरकार नहीं है, जुंता की सत्ता है यानी सेना की सरकार है और सेना के विरोध में जो लोकतांत्रिक लोग हैं वो अब बागी होकर के छुपे घूमते हैं। तो उनको पैसे के लिए किसी भी प्रकार का ऐसा अपराध अगर करने की प्रेरणा चाइना दे दे तो वो भारत के पूर्वोत्तर के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करते हैं। इसीलिए आप पूर्वोत्तर की जब बात करते हैं तो यहां पर कई बार जब मणिपुर के अंदर अशांति हुई तो अपराधियों के पास या विरोध करने वालों के पास में AK-47 कारतूस जैसी चीजें यहां पर पाई गई थी। ठीक है साहब, तो ये एक भारत के लिए सिक्योरिटी थ्रेट भी है कि हमारे यहां पर किसी प्रकार की डिमार्केशन नहीं है, हमारे यहां पर फेंसिंग नहीं है। क्या भारत सरकार फेंसिंग के बारे में प्लान कर रही है? आगे चलिए मैं आपको डिटेल दूंगा, तो फिलहाल के लिए आप इसको समझे। लेकिन अब यह मामला फंसा कैसे, हम अपने इस मामले के साल को समझने के लिए क्या समझें, थोड़ा सा इसके अंदर चलते हैं। तो इस बात को मैं समझाऊं तो मैं आपको हल्का सा 200 साल पीछे लेके चलता हूं। वो टाइम जिस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था, गुलाम था, उस समय म्यांमार भारत के साथ कैसे था, अब हम वहां पर लैंड करते हैं। ठीक है, तो भारत में ब्रिटिश इंडिया हो चुका था, म्यांमार तब बर्मा हुआ करता था और उस समय पर ये जो पूर्वोत्तर वाला राज्य है ना, ये जो चारों पांचों राज्य आपको दिख रहे हैं, आसाम और ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन पूरे क्षेत्रों में म्यांमार का इंप्रेशन बहुत बड़ा हुआ करता था। म्यांमार के जो राजा हुआ करते थे उनका इन क्षेत्रों में, म्यांमार की तरफ से इन क्षेत्रों में नागा, कुकी, मीजो, चिन, इन जनजातियों में प्रभाव रहा करता था। उस समय बर्मा के अंदर एक एम्पायर हुआ करता था, उसका नाम था कॉनबोंग एम्पायर। उस कॉनबोंग एम्पायर का प्रभाव आसाम, आज का मणिपुर और अराकान वाला क्षेत्र जो कि बांग्लादेश और म्यांमार के बीच का क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर इनका प्रभाव बहुत हुआ करता था। लेकिन ब्रिटिशर्स को हमेशा चिंता थी कि मेन लैंड, क्योंकि ये वाला जो बांग्लादेश वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं ये भी तब ब्रिटिश इंडिया ही तो था, तब पाकिस्तान जिसको पूर्वी पाकिस्तान कहा गया, बांग्लादेश ये जो था ये पूरा भारत ही था। तो ये पूरा क्षेत्र भारत का था और बांग्लादेश को लेकर के, ये जो आज का बांग्लादेश है, उस समय जो पूर्वी बंगाल हुआ करता था, अंग्रेज उसको लेकर बड़ा चिंतित रहते थे, क्योंकि सबसे पहले अंग्रेजों ने अपनी राजधानी कोलकाता को ही बनाया था, उनके लिए सबसे प्राइम जगह थी ये। तो इसकी सुरक्षा के लिए वो ये नहीं चाहते थे कि म्यांमार का कोई एम्पायर इतना प्रभावी हो कि वो घुसते घुसते उनके क्षेत्र में आ जाए जहां पर अंग्रेजों का क्षेत्राधिकार है। इसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने बर्मा के साथ, जो आज का म्यांमार है, उसके साथ युद्ध करना प्रेफर किया। यह होता है पहला युद्ध, भारत बांग्लादेश की जगह बर्मा बोल जाना भूल जा रहा हूं, भारत और बर्मा के बीच का युद्ध। तो भारत उस समय अंग्रेजों के पास था, इसलिए इसको एंग्लो बर्मा वॉर कहा जाता है। यह 1824 से 26 के बीच में चला। ताकत के ऊपर था कि जिसको सुरक्षा करनी है अपने क्षेत्र की, वो ताकत लगा करके अपनी सीमा को सुरक्षित करे। तो अंग्रेजों ने बर्मा के साथ युद्ध जब किया तो उस युद्ध के बाद संधि हुई जिसे यांडबू की संधि कहा जाता है, ट्रीटी ऑफ यांडबू। और उस ट्रीटी में बर्मा वालों ने
भारत को, यानी उस समय के अंग्रेजों वाले भारत को, आसाम, मणिपुर, अराकान और तेनसेरिम जो क्षेत्र है ये देने का फैसला किया कि साहब ये पकड़ो, आप इन क्षेत्रों पे आपका अधिकार रखो, अब हम दूसरी तरफ रहेंगे। मतलब आज का जो आप भारत देखते हैं वो असल में 1826 के अंदर ही ऑलमोस्ट अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया था। क्या ये आज की स्थिति जो बनी हुई है ये वैसी ही है? तो देखिए, जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था तब बर्मा आसाम तक घुस रहा था। युद्ध जब हुआ तो इस आसाम के साथ साथ अरुणाचल, म्यांमार, मिजोरम, इसको सब छोड़ करके वो वापस म्यांमार चला गया। यानी कि 1826 यानबू ट्रीटी के बाद अंग्रेजों ने पूरे यहां तक के क्षेत्र को अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो साहब ये तो अच्छा हुआ। तो आज का जो भारत आप देखते हैं उसमें ये जो क्षेत्र भारत के साथ है, क्या 1826 के बाद कोई युद्ध नहीं हुआ? हुआ। असल में जैसा मैंने आपसे कहा कि अंग्रेज जब बांग्लादेश बोले तो पूर्वी बंगाल जो भारत का पूरा अभिन्न हिस्सा था, जब अंग्रेजों का शासन था, यहां पर जब अंग्रेज आए थे तो ये प्लेनर एरिया था, है ना, क्योंकि यहां पे ब्रह्मपुत्र का मैदान था, गंगा और ब्रह्मपुत्र का प्लेनर एरिया था। लेकिन इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियां थी, क्योंकि यहां पर पटकाई बूम हिल्स हैं। तो जब वो युद्ध करने गए तो बहुत तरह के नुकसान अंग्रेजों को उठाने पड़े। अंग्रेजों को प्रथम युद्ध के अंदर ही नुकसान समझ में आ गए थे कि हमारे लिए ये युद्ध केवल पहाड़ तक रहने का नहीं है। अगर हम पहाड़ के इस पार बैठे हुए हैं तो हमें यहां पे फायदा नहीं हो रहा अनटिल अनलेस हम म्यांमार में एंट्री ना कर जाएं, उस समय के बर्मा में एंट्री ना कर जाएं। तो इसके बाद में दूसरी जंग होना शुरू होती है। इसी दौरान क्या होता है कि 1826 में कबाब वैली नाम की जो जगह है इसको ब्रिटिशर्स अपने कब्जे में ले लेते हैं और 1834 तक अपने कब्जे में रखते हैं। तब उस समय पर दोनों देशों के बीच सीमा निर्धारित करने के लिए एक पेम्बरटन लाइन खींची जाती है। वो पेम्बरटन लाइन ये डिसाइड करती है, पेम्बरटन लाइन जिस तरह से आप सुनते हैं मैकमोहन रेखा सुनते हैं, जिस तरह से आप रेड क्लिफ सुनते हैं, ऐसे ही पेम्बरटन वो अंग्रेज अधिकारी रहे जिन्होंने म्यांमार यानी कि आज का बर्मा, उस दिन का बर्मा और आज का भारत जो ब्रिटिश इंडिया है उसके बीच में एक रेखा खींची मणिपुर को लेकर के, कबाब वैली को लेकर के, कि इसका इस तरफ का जो क्षेत्र है, पश्चिम की तरफ का क्षेत्र भारत कहलाएगा, यानी कि एंग्लो ब्रिटिश कहलाएगा, इंडिया मतलब एंग्लो इंडिया कहलाएगा। उस जगह जो रेखा खींची गई वो पेम्बरटन लाइन थी। तो 1826 से लेकर के 1834 तक जो कबाब वैली, जो आज के दिन कबाब बनी हुई है, कबाब में हड्डी बनी हुई है, वो कबाब वैली असल में 1834 तक तो रही अंग्रेजों के नियंत्रण में। लेकिन 1834 के बाद अंग्रेजों ने इस कबाब वैली को म्यांमार को वापस दे दिया, बर्मा को वापस दे दिया और एक लाइन खींची जिसका नाम पेम्बरटन लाइन पड़ा। मणिपुर वाली साइड वो हमारी वाली साइड थी। ठीक है, अब ये क्षेत्र दे दिया, इसके पीछे का क्या लॉजिक था? लॉजिक था अंग्रेज दोबारा युद्ध करने वाले थे। 1837 में ही पटकाई रेंज में आसाम और बर्मा के बीच में बॉर्डर के निर्धारण को लेकर जो मसले फंसे, वहां से युद्ध की स्थिति बन गई। 1852 से 53 के बीच में अंग्रेज और बर्मा के जो राजा थे वो आपस में फिर लड़ लिए। इस लड़ाई के कुछ ही समय बाद 1885 में एक जंग और होती है और इस जंग के बाद पूरे बर्मा पर ब्रिटिशर्स का कब्जा हो जाता है, यानी कि बर्मा इफेक्टिवली एक ब्रिटिश एम्पायर बन जाता है। मतलब 1886 में ब्रिटिश इंडिया जिस तरह से चल रहा था, यानी कि ब्रिटिशर्स जिस तरह भारत पर राज कर रहे थे, अब वो बर्मा पर भी करने लगते हैं और उसे ब्रिटिश एम्पायर के अधीन ही डाल देते हैं, ब्रिटिश इंडिया के प्रशासनिक ढांचे में ही डाल देते हैं। ठीक है, मतलब भारत के अंडर में बर्मा आ गया, क्योंकि अंग्रेजों के अंडर में भारत था और उस भारत के प्रशासन के पास यह बर्मा आ गया। 1881 से 1920 के बीच में कई बार यह डिसाइड करने का प्रयास हुआ कि कौन से क्षेत्र कहां कहां होंगे, लेकिन दोनों तरफ सत्ता सेम थी और पूरी तरह वहां का कंट्रोल भी उसी सरकार के पास था जो भारत पर राज कर रही थी, इसलिए विवाद नहीं हुए। 1930 का जब दशक आया उस समय भारत के अंदर राजनीतिक क्रांतियां चल रही थी, स्वतंत्रता संग्राम चल रहे थे। अंग्रेज भारत के लिए एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास करते हैं और बर्मा के लिए गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935 पास करते हैं और यह तय करते हैं कि इंडिया को चलाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से और बर्मा को चलाएंगे गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935 से। और इसी के चलते 1 अप्रैल 1947 को बर्मा को ऑफिशियली भारत से अलग कर दिया गया। मतलब 1880 के दशक से 1935 तक
भारत का ही हिस्सा रहा था बर्मा, और उसे 1937 में बिल्कुल सेपरेट कर दिया। लेकिन ध्यान रहे, आजाद नहीं किया है, उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया कि अब ब्रिटेन का ये कुछ कर्मचारी लोग हैं जो उसको अलग से चलाएंगे। ऐसे समझिए कि दो राज्यों के टुकड़े हो गए, एक राज्य को दूसरे राज्य से अलग कर दिया, उसका प्रशासनिक यूनिट अलग बना दिया, यानी कि उसका रेवेन्यू भारत के रेवेन्यू में काउंट नहीं होगा, उसे पूरी तरह से अलग कर दिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, बर्मा शैल सीज टू बी पार्ट ऑफ इंडिया। ये 1935 का वो एक्ट है जो आप मेरे साथ लगा हुआ देख रहे हैं। ठीक है साहब। अब क्या हुआ, अब दोनों ही तरफ बैठे ब्रिटिशर्स ही हैं, लेकिन अब जिस तरह राज्यों के बीच सीमा बनती है ऐसे ही सीमा डिसाइड करने का बात चला। लेकिन यह सीमा 1943 किलोमीटर की सीमा ऑन पेपर खींच दी गई कि ये जगह ऐसे ऐसे भारत वाले हिस्से में होंगी और ये ब्रिटेन वाले हिस्से में होंगी। इंटरेस्टिंग बात जानिए, 1947 में भी जब हम आजाद हुए तब भी हमारे पास स्पष्ट सीमा का विभाजन नहीं था। पाकिस्तान से तो करना था क्योंकि भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी टूटकर अलग हो रहा था, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच जब सीमा रेखा नहीं बन पाई थी, ऐसे ही भारत पाकिस्तान के बीच जैसे सीमा रेखा बन पाई थी, ऐसी बर्मा के साथ नहीं बनी क्योंकि बर्मा हमारे साथ आजाद नहीं हुआ था। 1947 में वो आजाद नहीं हुआ था, वो 1948 में जाकर आजाद हुआ। तो दोनों के बीच सीमा निर्धारित नहीं हुई। तो सीमा कब निर्धारित हुई, आपको जानकर आश्चर्य होगा, इनकी सीमा 1967 में जाकर निर्धारित हुई है। बर्मा आजाद तो 4 जनवरी 1948 को हो गया अंग्रेजों से, लेकिन 1967 में जाकर के म्यांमार की सरकार और भारत सरकार ने स्वतंत्र रूप से बैठ करके यह डिसाइड किया कि कम से कम डिमार्केट तो कर दें कि हमारा कहां कहां क्षेत्र रहेगा। यह उस समय के हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है जब इंडिया बर्मा डिमार्केट बॉर्डर की हेडलाइन बनकर 1967 में आई थी, यानी कि 1967 में जाकर बॉर्डर निर्धारित हुए। तो अब तक चर्चा कहां तक पहुंच गई कि भारत म्यांमार के बीच का बॉर्डर 1643 किलोमीटर का है, 4 राज्य जुड़े हुए हैं। 4 राज्यों में मणिपुर के अंदर एक कबाब घाटी क्षेत्र है जो फिलहाल उसके पास है, बर्मा के पास है, उसको लेकर के विवाद मचा हुआ है। अब विवाद का जड़ क्या है, मैंने आपको पूरा इतिहास बता दिया कि ब्रिटिशर्स के समय पर ऐसा ऐसा हुआ था। अब कारण इसके पीछे यह चलता है कि जब ब्रिटिशर्स ने कबाब वैली को वापस बर्मा को दिया था ना, उस समय कुछ एग्रीमेंट हुआ था। बोले क्या एग्रीमेंट हुआ था? एग्रीमेंट यह हुआ था कि 1836 के बाद, मैंने आपको पीछे वाले पेजों में जब बताया कि 34 के बाद में उसे उठाकर बर्मा को दे दिया गया, तय यह हुआ था कि उस कबाब वैली को, जिसको अंग्रेजों ने अपने कब्जे में रखा लगभग 10 साल, उसे म्यांमार को दिया तो जा रहा है, उसके बदले में 500 उस समय के सिक्के, 500 सिक्के जो हैं वो म्यांमार मणिपुर को देता रहेगा। यह बात उस समय हुई बताई, ऐसा आज के समय में लोग मणिपुर के अंदर कहते हैं कि अंग्रेजों ने उस समय केवल यूं ही नहीं दे दिया था कबाब वैली को, वो उसके बदले मणिपुर के राजा को 500 सिक्के दिलवाते थे, बदले में कबाब वैली मिली थी। तो क्या आज भी वो सिक्के मिलते हैं? मिलते रहे थे। विवाद यही है कि कहते हैं कि जब नेहरू जी, ये राज्यसभा के अंदर एक एमपी रहे हैं सना जाओबा, उन्होंने इस बात को लेकर के सवाल उठाया था कि 1834 में कबाब वैली जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें यह तय हुआ था कि 500 सिक्के भारत के मणिपुर को देता रहेगा म्यांमार, लेकिन नेहरू जी ने उस रुपए 500 के बदले उस 500 रुपए को रुकवा दिया। पंडित नेहरू ने 1950 में वहां के उस समय के शासक यूनो को कहा कि आप 500 रुपए देना बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं। मतलब कबाब वैली भी उनकी और 500 रुपए भी उनका। टेक्निकली 1950 तक, जब तक नेहरू जी ने इस एग्रीमेंट को मानना बंद नहीं किया था, तब तक कबाब वैली भारत की ही थी। राज्यसभा में एक सांसद ने यह क्लेम किया। उम्मीद है कि अब आपको यह विषय समझ में आया हो कि कहां तक जात बात जाकर फंसी है, कबाब तक कहां तक फंसी है। तो क्या नेहरू जी ने कबाब वैली के बदले पैसा लेना बंद करके पैसा लेना बुरा छोड़ दिया या फिर कबाब वैली छोड़ दी? टेक्निकली उन्होंने कबाब वैली बर्मा को दे दी, यह उनके ऊपर आरोप रहा है। और इसी के चलते मणिपुर की जनता कबाब वैली को वापस चाहती है कि यह तो हमारा था। पैसा इस बात का गवाह है कि वो पैसा जब हमारे पास मिला करता था, पैसा बंद करने से, तो वो जमीन हमारे पास वापस आनी चाहिए थी। ठीक है। दूसरा विवाद जुड़ा है अरुणाचल प्रदेश के लोहित से। मैंने आपसे कहा ना कि सीमा ऊपर लेकर के अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम तक जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश का जो लोहित वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र के साथ भी बॉर्डर एग्रीमेंट लेकर के विवाद जुड़ा हुआ है।
कुछ इस तरह के सेटलमेंट्स आज भी हैं। इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, नागालैंड के अंदर एक लोंगवा विलेज है। लोंगवा विलेज ऐसा विलेज है जिसके आधे लोग मणिपुर में, आधे लोग नागालैंड में और आधे लोग म्यांमार में रहते हैं। और उनके बीच में हिस्टोरिकल रिलेशन इस प्रकार के हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर बीच गांव से निकलता है, लेकिन सोशल बाउंड्री वो नहीं बनाता। लोग दोनों तरफ से अपने राजकाज चलाते रहते हैं, व्यवहार रिश्ते चलाते रहते हैं। इस बॉर्डर एरिया की स्थिति को देखते हुए वर्ष 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत यह डिसाइड किया कि हम फ्री बॉर्डर रेजीम लेकर आएंगे। मतलब इस नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर से जो म्यांमार के लोग कनेक्टेड हैं, यहां की कई जनजातियां म्यांमार में भी जाकर रहती हैं, तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि ये लोग 16 किलोमीटर तक के दायरे में बिना वीजा के आ जा सकें। ये उनकी भलाई के लिए था, क्योंकि ऐसे कई उदाहरण थे जहां बॉर्डर डिसाइड ना होने के कारण लोग दोनों तरफ की जनजातियां एक दूसरे के साथ आया जाया करती थी। भारत सरकार ने 2018 में जब यह फैसला लिया तो पूर्वोत्तर के राज्यों ने इसका बहुत वेलकम किया। म्यांमार भी एग्री था और भारत भी एग्री था, लेकिन दिक्कत भारत में होना शुरू हुई जब म्यांमार के अंदर परेशानी होने से बड़ी मात्रा में शरणार्थी इस 16 किलोमीटर का लाभ लेकर भारत की सीमा में घुसना शुरू हुए। बड़ी मात्रा में जब रिफ्यूजी घुसना शुरू हुए तो भारत के अंदर यह मांग उठना शुरू हुई कि हमें यह नियम बंद करना पड़ेगा, हमें बॉर्डर पर चल रहा यह फ्री मूवमेंट रेजीम बंद करना पड़ेगा। भारत सरकार ने 6 साल बाद 2024 में यह फैसला लिया कि हम उस फ्री बॉर्डर रेजीम को बंद करेंगे, यानी कि 16 किलोमीटर के दायरे में आने जाने वाली की जो कहानी है उसे रोकेंगे। 2025 में इस प्रक्रिया को लागू किया गया, लेकिन तब तक मणिपुर के हालात बिगड़ चुके थे। मणिपुर में बड़ी संख्या में वो लोग रिफ्यूजी आ चुके थे, या मणिपुर से बड़ी संख्या में लोग म्यांमार के साथ में नारकोटिक्स का व्यापार कर रहे थे। स्थितियां विकट होने लगी थी। तब भारत सरकार ने फैसला किया, निर्धारित हुआ, अमित शाह जी का यह स्टेटमेंट है कि हम इस पूरे क्षेत्र की अब फेंसिंग करेंगे और स्मार्ट फेंसिंग करेंगे ताकि इस क्षेत्र से उस क्षेत्र तक कोई आ जा ना पाए। फेंसिंग का बजट 31,000 करोड़ रखा गया। जुलाई 2026 की ही कटिंग आप देख रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश से लेकर के मिजोरम तक इस पूरे 1643 किलोमीटर बॉर्डर पर 31,000 करोड़ की कीमत से अब बॉर्डर फेंसिंग होने का फैसला किया गया। लेकिन जब फैसला हो गया तो मुसीबत यह है कि फेंस के लिए जगह तो बताओ कि तार कहां से खींचें। इसके लिए म्यांमार के साथ बातचीत की बातें हैं। कैसी कि साहब एक बार डिसाइड कर लो कौन सा क्षेत्र आपका है और कौन सा हमारा है। इसके लिए बातचीत चल रही है। इसी बातचीत को जब जब करने की बात आती है, मणिपुर में अनरेस्ट होना शुरू होता है कि साहब म्यांमार वालों ने हमारे कई हिस्से कब्जे किए हुए हैं। वो पिलर्स को जबरदस्ती इंडियन टेरिटरी में लगाकर चले जाते हैं। आप अगर उन्हें वो क्षेत्र दे देंगे, बॉर्डर सीडिंग करते समय उन्हें अगर आपने ये दे दिया तो हमारा बहुत सा क्षेत्र म्यांमार में चला जाएगा। इसे लेकर मणिपुर में विरोध होता है, और यह विरोध आज का नहीं है, लंबे समय से चला आ रहा है। तो भारत सरकार अब म्यांमार के साथ बातचीत में, और ये म्यांमार के साथ बातचीत की तस्वीरें आप 2017 की उठाकर देखें, 2017 का बॉर्डर इशू उठाकर देखें। ऐसे ही जब जब भारत में उनकी 2026 की भी यात्रा जब होती है तब आप देखते हैं, तो उस समय मई 2030 के अंदर भी यहां के प्रेसिडेंट जब म्यांमार के भारत आए, उस समय पर भी आप देख सकते हैं कि बातचीत जब होती है तो बॉर्डर को लेकर जरूर होती है। और बॉर्डर की बातचीत में जब भी कोई सवाल निकल कर आता है तो यही कि साहब बॉर्डर को फेंस करना है तो डिसाइड कर लें कौन सा किसके पास है। तो सवाल यह बनता है कि क्या भारत अपना कुछ हिस्सा निकालकर म्यांमार को दे देगा या म्यांमार अपना कुछ हिस्सा भारत को दे देगा? दे सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने बांग्लादेश के साथ भी वर्ष 2015 में इसी एनडीए सरकार ने सेम इसी प्रकार से बॉर्डर एक्सचेंज किया था। कुछ हिस्सा बांग्लादेश को दिया और कुछ बांग्लादेश से हिस्सा अपने पास लेकर बॉर्डर फेंस करने के लिए काम को तेजी दिलाई थी। आज स्थिति फिर से वही बन रही है, लेकिन मणिपुर के अंदर कोकोमी इसका विरोध कर रहे हैं। कोऑर्डिनेटेड कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी, उनका कहना है कि अगर यह मामला बिना रिजॉल्व हुए हमारा कुछ क्षेत्र म्यांमार में चला गया तो यह हमारा बड़ा नुकसान होगा। इसका लगातार विरोध चल रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथियों को म्यांमार भारत बॉर्डर का जो मामला है वो समझ आया होगा, मणिपुर के विरोध समझ में आया होगा, एक विषय वस्तु पर नया एंगल आपको दिमाग में पहुंचा होगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। फिलहाल के लिए इतना ही।